गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम 2020 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे चारों सेट के ABCOD उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। हम इस तरह 2021 के 2022 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। 2023 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे उनको मैं पहले से ही सोल्व कर चुकी हूँ। तो आज 2020 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी है। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी हैं, कुल लागत गिवन है, हमें कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी है और सीमांत लागत निकालनी है। तो जो परिवर्तनशील लागत हमें निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और MC। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो MC है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट जो गिवन है यानी कि जो कुल लागत है गिवन है उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद निकाला जाता है। क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होती है वो कुल परिवर्तनशील लागत और बंदी लागत का जोड़ होती है और जो MC होती है वो चेंज को बताते हैं कि कुल लागत में कितना चेंज हुआ है। तो प्रति इकाई में जितना भी चेंज हुआ है वो हमारी सीमांत लागत कहलाती है। तो कुल परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें टोटल फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जब उत्पादन शून्य भी होता है तब भी कुछ ना कुछ कॉस्ट है वो रहती है। उत्पादन के कम या ज़्यादा होने पर फिक्स कॉस्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो जीरो के सामने जो भी हमारी लागत होती है वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाती है। तो जीरो के सामने जो कुल लागत है वो 12 है यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 12 है। तो एक इकाई पर भी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 12 होगी और 2 इकाई का उत्पादन करने पर भी जो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी वो 12 होगी। परिवर्तनशील लागत क्या होगी? जब हम कुल लागत में से टोटल लागत में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो 12 में से 12 माइनस करने पर कुल परिवर्तनशील लागत होगी वो 0 होगी। 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 होगी। 21 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो 9। अगर हम MC की बात करें सीमांत लागत की तो वो चेंज को शो करता है। MC इक्वल होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि प्रति इकाई उत्पादन करने से कुल लागत में जो चेंज होता है वो हमारी सीमांत लागत कहलाती है। तो जब उत्पादन की इकाइयाँ 0 थी तो कुल उत्पादन 12 था, तो उस टाइम पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ हम डैश का प्रयोग करते हैं। जब हमने एक इकाई का प्रयोग किया है तो जो कुल उत्पादन है वो 12 से 18 हो जाता है। तो जो चेंज हुआ है एक इकाई उत्पादन करने से वो 6 का हुआ है। 18 में से आपको 12 माइनस करना है। ऐसे ही जब आप 2 इकाइयों का प्रयोग करोगे तो जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो आपकी सीमांत लागत कहलाएगी। तो 21 में से 18 माइनस करने पर 3 होगा। इस तरह हम सीमांत लागत निकाल सकते हैं कुल लागत में से माइनस करके। जो सीमांत लागत है यानी कि जो MC है उसका दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट n-1। इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर दूसरी इकाई की MC निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो दूसरी माइनस पहले टोटल कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमने तीसरी इकाई का निकालना है तो तीसरी में से दूसरी को माइनस करते चले जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो सीमांत लागत है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट A में जो दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है वो हमें बताना है बाजार कीमत पर निवल यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद GDP एट मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद हमें निकालना है यानी कि NDP निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं तो हम निकालते हैं एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उनको जोड़ते हैं। साथ में जब हम साधन आय पर जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक साल के दौरान
जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको कितना भुगतान किया गया है, यानी कि उनकी साधन आय कितनी है। तो आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े जो गिवन है, निवल अप्रत्यक्ष कर 100 रुपये, स्थायी पूंजी का उपभोग 200 रुपये, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2000, परिचालन अधिशेष 500, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय 1500। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय। जब इनको जोड़ लिया जाता है तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जबकि हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर निकालना है। और जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। 2000 प्लस 500, 2500, 2500 प्लस 1500, तो जो 4000 है वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्ट्री कॉस्ट पर। लेकिन हमें निकालना है मार्केट प्राइस पर। तो बाज़ार कीमत पर जब हमें निकालना है साधन लागत से, तो बाज़ार कीमत पर जो वस्तु और सेवा के उत्पादन को जोड़ा जाता है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। तो मार्केट प्राइस पर हमें एनडीपी निकालने के लिए जो साधन लागत पर एनडीपी आई है उसमें हमें निवल अप्रत्यक्ष कर को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस इसमें हम करेंगे 100, तो होगा हमारा 4100। स्थायी पूंजी का उपभोग हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री कॉस्ट पर निकलता है वो शुद्ध निकलता है और क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध ही निकालना है। तो जो आंसर होगा वो होगा 4100। स्थायी पूंजी पर जो उपभोग गिवन है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। स्थायी पूंजी के उपभोग का यहाँ कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि जब हम कर्मचारियों के पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय को जोड़ेंगे तो हमारा एनडीपी एट मार्केट फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। और उसमें जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस प्लस करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस पर एनडीपी निकल जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 4100 होगा। तो आगे हम सेट बी कर लेते हैं। सेट बी में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है कुल आय और सीमांत आय हमें निकालनी है, यानी कि टीआर और एमआर फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें औसत आय एआर गिवन है। एआर का जो दूसरा नाम है वो कीमत भी होता है, प्राइस होता है। टोटल रेवेन्यू यानी कि टीआर और एमआर मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालनी है। तो जो टीआर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एआर, ये जिसको हम पी भी बोलते हैं, पी इंटू क्यू, यानी कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो एमआर होता है वो डिफरेंसेस होता है। जो एमआर है वो होता है डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। तो देख लेते हैं। उत्पादन की इकाइयाँ 5 है, यानी कि क्यू है वो 5 है और प्राइस है वो 6 है। तो जो टीआर होगा वो 30 होगा। 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। क्योंकि जो टीआर होता है वो होता है पी इंटू क्यू, पी और टी की हम गुणा करते हैं। तो 3 8 24, इस तरह हमारा टीआर निकल जाएगा। एमआर होता है कि हमें कोई भी टर्म है उसको माइनस करना पड़ता है, यानी कि जो एमआर है वो होता है टी आर एन माइनस 1। तो 5 इकाइयों से पहले वाली इकाई का हमें नहीं पता है कितना होगा, तो यहाँ डैश ही होगा। फिर 4 इकाई यानी कि 28 और 30 में जो डिफरेंस है वो -2 का है। तो जो एमआर होगा वो -2 होगा। ऐसे ही 24 और 28 में जो डिफरेंस है वो -4 होगा। इस तरह हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी एआर और एमआर से रिलेटिव है। इसमें हमें एआर और एमआर निकालना है, जबकि टीआर गिवन है।
टोटल रेवेन्यू दे रखा है और हमें AR और MR निकालना है, जो कि बिल्कुल आसान है। तो फॉर्मूला हमें याद रखना है, जो AR होता है वो होता है TR डिवाइड में Q, और जो MR होता है वो हमने अभी भी करा था, डिफरेंसेस कर देते हैं। दूसरी इकाई का निकालना है तो टोटल रेवेन्यू दूसरी इकाई माइनस पहली इकाई, ऐसे ही तीसरी का निकालना तो तीसरी माइनस दूसरी। जो MR होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू N माइनस 1। तो इस तरह हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। पहली इकाई का जो AR होगा वो होगा 20 डिवाइड 1, तो यहाँ होगा 20। 20 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 20, ऐसे ही 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, ऐसे ही 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8। MR पहले सीरीज में जो टोटल रेवेन्यू है वो 20 है, तो यहाँ 20 रहेगा। फिर 36 माइनस 20 यानी कि 16, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो 16, ऐसे ही 48 में से हम 36 माइनस करेंगे। 48 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे ही 56 में से जब 48 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 60 में से 60 माइनस करेंगे तो 0 होगा। 56 में से 60 माइनस करेंगे तो -4 होगा। इस तरह हम ईजली AR और MR निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम सेट C करते हैं। सेट B में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है वो AC और MC से रिलेटिव है। हमें AC और MC फाइंड आउट करनी है, जबकि जो टोटल कॉस्ट है यानी कि TC है वो गिवन है। तो हम AC और MC निकाल लेंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो औसत लागत है यानी कि AC है वो निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होता है क्वांटिटी से, और जो MC है वो होती है टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1। तो इन दो फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्पादन की एक इकाई पर जो कुल लागत है वो 20 है, तो जो औसत लागत है होगी AC होगी वो होगी 20 डिवाइड 1 यानी कि 20। दो इकाई पर जो टोटल कॉस्ट है वो 28 है, 28 है, और जब 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 14 होगी वो हमारी औसत लागत होगी। ऐसे ही 34 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 11.3। ऐसे ही 38 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 90.5। ऐसे ही जब 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 80.4। इस तरह हम निकाल सकते हैं। जैसे 5 अट्ठे 40 तो 2 बच जाएगा, तो 5 चौके 20, इस तरह 8.4 होगा। हम निकाल सकते हैं जो हमारी MC होगी यानी जो मार्जिनल लागत होगी वो हम माइनस करके करेंगे 1 के सामने जो है, यानी कि एक इकाई का उत्पादन करने से जो टोटल कॉस्ट होगी तो वो 20 होगी। अब जब हम 2 इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो जो कुल लागत है वो 28 है, तो 28 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 2 इकाई का प्रयोग करने से जो चेंज हुआ है वो 8 इकाई का चेंज हुआ है। ऐसे ही 34 माइनस 26 यानी कि 6 होगा। 34 में से 28 माइनस करेंगे, 38 में से 34 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 42 में से 38 माइनस करेंगे तो 4 होगा। इस तरह हम MC और AC निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 6 नंबर में आया हुआ है। 6 नंबर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट टेबल को हमें फिल करना है। तो इनका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जो एवरेज प्रोडक्ट होता है हमारा AP होता है वो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में Q, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है MP होता है वो होता है डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। इस तरह हम
इनको निकाल सकते हैं। और जो टोटल प्रोडक्ट है यानी कि टीपी है वो होता है एपी मल्टीप्लाई क्यू। तो इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। तो पहले में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टोटल प्रोडक्ट 20 दे रखा है, तो एवरेज प्रोडक्ट होगा 20 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो 20, और जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो भी 20 होगी। एक इकाई के उत्पादन करने से जो प्रोडक्शन में चेंज हुआ वो 20 का हुआ है। तो नेक्स्ट दे रखी है हमें मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी, और हमें ये फाइंड आउट करना है तो हमें इसको प्लस करना होगा 20 प्लस 18, तो कितना होगा हमारा 38। और इस टाइम पे जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होगा 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19। इसी तरह जब यहाँ 16 है तो 38 में हम 16 प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 54। जब एवरेज प्रोडक्ट हमें निकालना होगा तो 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 18। ऐसे ही 54 में 14 ऐड करेंगे तो होगा 68। 68 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 68 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। ऐसे जब 68 में 12 प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 80। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, और जब 80 में 10 प्लस करेंगे तो आएगा 90, और 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। इस तरह हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। इस टेबल को पूरा करने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा होता है एपी मल्टीप्लाई क्यू, और जो एपी होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में क्यू, और जो हमारा एमपी होता है वो होता है डेल्टा टीपी डिवाइड डेल्टा क्यू, या जो एमपी है वो होता है टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। ऐसे ही जो हमारा टीपी है वो समीशन ऑफ एमपी भी होता है, यानी कि हम जोड़ते चले जाते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट निकल जाता है। इन फॉर्मूले को याद करके हम इस टेबल को ईजिली कर सकते हैं। सेट डी में सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है 6 नंबर में। हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। जो हमें डाटा गिवन है वो है मजदूरी व वेतन 150, सामाजिक सुरक्षा में मालिका को योगदान 25, लाभ 40, ब्याज 25, अप्रत्यक्ष कर 30, अनुदान 10, किराया 12, मिश्रित आय 40, गिसावट व 35। तो हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है वो 2 तरीके से निकाली जाती है, साधन लागत पर और बाजार कीमत पर। जब हम बाजार कीमत पर निकालते हैं तो वस्तु और सेवाओं का जितना भी उत्पादन हुआ है एक वर्ष के अंदर उनको जोड़ते हैं, और साधन में जो भी हमारे साधन हैं उनको जो आय प्राप्त होती है एक लेखा वर्ष में उन सभी को जोड़ते हैं। तो जो हमें आंकड़ा गिवन है उनमें साधन दे रखे हैं, जैसे मजदूरी व वेतन साधनों को जो आय मिलती है, लाभ है, ब्याज है, किराया है, मिश्रित आय है, सामाजिक सुरक्षा में मालिका का योगदान है। जब आप इनको जोड़ोगे तो साधन लागत पर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें हम विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि विदेशों से प्राप्त होने वाली आय इस आंकड़े में गिवन नहीं है तो जो घरेलू आय होगी एनडीपी होगी वो हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होगी, यानी कि हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। तो हम देख लेते हैं सोल्यूशन क्या होगा। तो जो जो हमें ऐड करना है वो देख लेते हैं। मजदूरी व वेतन 150, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों को योगदान 25, लाभ 40, ब्याज 25, इन सब को जोड़ेंगे। अप्रत्यक्ष कर को हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर तब जुड़ता है जब हम बाजार कीमत पर निकालते हैं या वस्तु और सेवाओं को जोड़ते हैं। अनुदान यानी सब्सिडी को भी हमें नहीं जोड़ना है। किराए को जोड़ लेंगे 12, मिश्रित आय को जोड़ लेंगे 40, गिसावट व्यय को भी हमें ना ऐड करना है और ना ही माइनस करना है, क्योंकि जब हम साधनों की आय को जोड़ते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाता है। तो गिसावट व्यय को हमें ना तो माइनस करना है और ना ही प्लस करना है।
तो जब हम इन सब को प्लस करते हैं तो जो हमारा आंसर निकलता है वो 292 निकलता है, और वही हमारी राष्ट्रीय आय भी होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया, जो कि 2020 में आए थे। इसी तरह हम आगे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।